हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग। चलिए, आज 2 जून 2020 का डेली करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कल जो मैंने प्रश्न पूछा था, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि वाडा ने किस भारतीय धाविका पर 4 वर्ष का बैन लगाया है। इसके ऑप्शन दिए थे: ए चरणजीत कौर, बी द्युति चंद, सी हिमा दास, डी किरणजीत कौर। और इसका आंसर है डी किरणजीत कौर। और इसका सही आंसर देने वाले लोग हैं और जिन्होंने सही तरीके से आंसर दिया है उनके बारे में बताऊँ आपको मैं। चलिए बताते हैं इसका सही आंसर किसने और अच्छे तरीके से दिया है। इसका सही आंसर दिया है अमन मित्तल ने। इन्होंने बताया है कि किरणजीत कौर वर्ल्ड एथलेटिक्स के एंटी डोपिंग निकाय द्वारा भारत की लंबी दूरी की धाविका किरणजीत कौर पर प्रतिबंधित पदार्थ का सेवन करने पर टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद 4 साल का बैन लगा दिया गया। अब उनसे टाटा स्टील कोलकाता 25,000 में जीता गया स्वर्ण पदक भी वापस ले लिया गया। उन पर यह प्रतिबंध 15 दिसंबर 2019 से लागू होगा, जो कंपटीशन सैंपल कलेक्शन की तारीख है। इससे पहले उन्हें 26 फरवरी को एथलेटिक्स द्वारा अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया है। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा निलंबित कर दिया गया, और जिसके कारण कौर के नमूनों का दोहा में वाडा द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में टेस्ट किया गया था। अब देखा जाए, यह एक गैर निर्दिष्ट पदार्थ है जिसे सदैव के लिए प्रतिबंधित किया गया है। अब देखा जाए तो आपका कुछ जीएससी क्वेश्चन बनते हैं कि वाडा के अध्यक्ष कौन है। सर क्रैग रीड है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 नवंबर 1999। ये अमन मित्तल ने जवाब दिया था, बहुत अच्छा जवाब था। अमन मित्तल के अलावा दूसरा जो जवाब था वो था आपका, दूसरा जो जवाब दिया लक्ष्मी लोढ़वा ने। इन्होंने कहा डोंट टेस्ट में फेल होने पर वाडा ने किरणजीत कौर पर लगाया 4 साल का बैन। पिछले साल भारतीयों में टाटा स्टील का कोलकाता 25 जीतने वाली लंबी दूरी धाविका किरणजीत कौर पर विश्व एथलेटिक्स डोपिंग लगाया गया है। चलिए ठीक है, इन दोनों का आंसर था, बहुत अच्छा आंसर दिया इन लोगों ने। चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न कल पूछा था हमने, कोलंबो में 700 भारतीयों को लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑपरेशन समुद्र सेतु। दूसरा प्रश्न था कि हाल ही में किस जाने माने संगीतकार का निधन हुआ है? वाजिद खान साहब का हुआ है। तीसरा प्रश्न था भारत ने जासूसी के आरोप में किस देश के उच्चायोग के 2 अधिकारियों को देश छोड़ने का आदेश दिया है? इसका जवाब था पाकिस्तान। चौथा प्रश्न था कि हाल ही में किस प्रसिद्ध ज्योतिषी का निधन हुआ है? बेजान दारूवाला। और पांचवा प्रश्न था हमारा, किस भारतीय को ओलंपिक चैनल आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? इसका जवाब था नरेंद्र बत्रा। अब हम चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज जो हम प्रश्न हैं हमारे के साथ अपने सारे संबंध तोड़ लिए हैं। इसका जवाब है अमेरिका। अमेरिका ने WHO पर आरोप लगाया है चीन के साथ साठगांठ करने का, जिसके कारण उसने WHO से अपने सारे संबंध तोड़ लिए हैं। चलिए इसकी विस्तृत रिपोर्ट देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से संबंध समाप्त करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका WHO से संबंध खत्म कर रहा है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपने ताल्लुकात खत्म कर रहा है। कहा कि WHO नोवेल कोरोना वायरस के प्रारंभिक फैलाव को सही तरीके से रोकने में नाकाम है। ट्रंप ने पहले ही संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी की फंडिंग रोक दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि एजेंसी चीन की कठपुतली है, जिसके कारण विश्व में स्वास्थ्य का संकट खड़ा हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा कि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये 1 जून को मनाया जाता है। इसके मनाए जाने का कारण है, ये दिवस हर साल यानी 1 तारीख को 1 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद डेयरी या दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में स्थिरता, आजीविका और आर्थिक विकास का योगदान है। दुनिया भर में दूध से पोषित हो रहे लोगों व इससे चलने वाली आजीविका के कारण इस दिन का विशेष महत्व दिया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद दुनिया भर में दूध को वैश्विक भोजन के रूप में मान्यता देना है। हर साल दूध दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक थीम निर्धारित की जाती है।
इस थीम का मकसद यह होता है कि लोगों तक दूध की पहुंच को आसान बनाया जा सके, साथ ही लोगों को दूध के प्रति जागरूक भी किया जा सके। पहले दिन को मैराथन, स्कूली गतिविधियों व कई तरह के प्रोग्राम के जरिए इस दिन को मनाया जाता था। साथ ही इसके लिए कई तरह के कैंपेन भी चलाए जाते थे। साल 2001 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के विभाग खाद्य और कृषि संगठन द्वारा की गई थी। पिछले साल विश्व दुग्ध दिवस में 72 देशों ने भाग लिया था। इन देशों में लगभग 586 प्रोग्राम्स का आयोजन किया गया था। भारत में 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस व 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ 26 नवंबर के दिन 1921 में श्वेत क्रांति के जनक व भारत दुग्ध उत्पादन के जनक कहे जाने वाले वर्गीस कुरियन जी का जन्म हुआ था। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों में युवाओं को योग को प्रेरित करने के लिए कौन सी प्रतियोगिता लॉन्च की है? इसका नाम माई लाइफ माई योगा। वास्तव में योग को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने इस बार एक अनोखा प्रयोग किया है। आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योगा नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग उसकी प्रतियोगिता शुरू की है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या होगा, इस मुहिम में हिस्सा लेने के लिए आपको अपना 3 मिनट का एक वीडियो बना के अपलोड करना होगा। इस वीडियो में आप जो योग या आसन करते हैं वो करते हुए दिखाने हैं और योग से आपके जीवन में जो बदलाव आया है उसके बारे में बताना है। पीएम मोदी जी ने अपने मन की बात में कहा, कोरोना संकट के इस दौर में मेरी विश्व के अनेक नेताओं से बातचीत हुई। इन दिनों उनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी योग और आयुर्वेद के संबंध में होती है। हर जगह लोगों ने योग उसके साथ साथ आयुर्वेद के बारे में और ज़्यादा जानना चाहा है, इसे अपनाना चाहा है। कितने लोग हैं जिन्होंने कभी योग नहीं किया, वो भी या तो योग करना चाहते हैं या क्लास जुड़ना चाहते हैं। चलिए इसके द्वारा कहीं ना कहीं लोगों में योग के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश की संसद ने भारत के कुछ क्षेत्रों को अपने मानचित्र में शामिल करने का विधेयक पारित कर दिया है? नेपाल। इसका विवाद आपको पता होगा, दिन बहुत विवादास्पद मामला हो गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं देता हूँ। ये 3 क्षेत्र हैं, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी की त्रिकोण भूमि, जो ताज़ातरीन विवाद नेपाल ने खड़ा किया है। ये त्रिकोण भूमि क्या है, मैं थोड़ा सा आपको मैप में बताता हूँ। पहले आपको मैं चलिए ग्लोब के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। नेपाल सीमा थोड़ा सा, इसके बाद डिटेल से हम लोग एक क्लास लेंगे इसके बारे में। आपको बता दूँ, ये आपको नेपाल की सीमा दिख रही है। ये यहाँ पर नेपाल, ये तिब्बत है, ऊपर चाइना का क्षेत्र आता है। ये हमारा उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड, नेपाल और आपको ऊपर चाइना। इसमें जो हिस्सा है जो है, ये थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको बता दूँ। त्रिकोण जो हिस्सा है आपका, ये गुंजियो दिख रहा है, बस गुंजियो कुंती के यहाँ पर ये जो हिस्सा है आपका, काली नदी जिसे हम कहते हैं और वो शारदा नदी जिसे कहते हैं। ये जो उद्गम स्थान है, उस उद्गम के स्थान को लेकर ही इसके बीच में जो विवाद है वो इसका मेन कारण है आपका। ये मैं आपको थोड़ा सा गुंज हेलीपोर्ट आपको जो दिख रहा है, ये जो त्रिकोण हिस्सा है आपका, ये गुंज हेलीपोर्ट वाला आपका जो त्रिकोण हिस्सा दिख रहा है, ये ऊपर से काली नदी आ रही है और यहाँ नेपाल में से शारदा नदी कहते हैं इसको। ये आपको नाम दिख रहा है शारदा रिवर, ये शारदा रिवर है। संगोली जो संधि हुई थी उस संधि के तहत ये था कि आपके शारदा जो नदी है, इसके पश्चिम का हिस्सा भारत की ओर है और पूर्व का हिस्सा नेपाल का है। अब यहाँ पर क्या हुआ, चूंकि कि ये क्षेत्र यहाँ पर नदी जो है, अब शारदा रिवर की एक शाखा नहीं है। अब दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि ये जो एरिया है आपका, ये जो एरिया है यहाँ पर, ये शारदा रिवर है ये वाली, और ये काली नदी है। अब शारदा रिवर का ये भी मुहाना है। अब ये जो मुहाना है, अभी हम लोग ये मानते हैं कि इस मुहाने के ये वाला हिस्सा ये नेपाल का है, ये नेपाल है, ठीक है, ये नेपाल है और ये वाला भारत है। पर अब ये कहता है कि भैया शारदा नदी ये वाली है, ये काली जो नदी है ये है, इसलिए ये क्षेत्र भी क्या है, हमारा है। ये जो 3 क्षेत्र है, काला पानी, इस क्षेत्र को नेपाल अपना बता रहा है। अब इसका विवाद का रीजन भी ये है कि थोड़ा सा आपको बताऊंगा डिटेल से।
थोड़ा डिटेल से आपको बता दूं। ये देखिए, यहाँ पर ये काली नदी आ रही है। ये जो काली नदी है आपकी जा रही है, भारत में काली नदी कहते हैं इसको, ये साधा नदी कहते हैं। ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से का एक गुंज हेलीपोर्ट जो आपको दिख रहा है, इस हिस्से का आपका विवाद है। यही इस क्षेत्र में ही आपका तीनों क्षेत्र आते हैं, काला पानी, लिम्पोदरा और लिपुलेख, तीनों क्षेत्र। ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र जो आता है, इसको लेकर आपका पूरे भारत से विवाद हो रहा है। चलिए अब हम चलते हैं वापस। वास्तव में देखा जाए कि इसमें प्रत्यक्ष रूप से चीन कहीं ना कहीं है, मगर इस क्षेत्र में चीन का ही जुड़ा हुआ है। 2015 में भारत और चीन के बीच में लिपुलेख एग्रीमेंट हुआ था, जिससे नेपाल नाराज हो गया था। इस एग्रीमेंट का मकसद था तीर्थयात्रियों की सुविधा और तिब्बत के साथ व्यापार को बढ़ावा देना। 8 मई 2020 को दार्चुला लिपुलेख लिंक रोड के उद्घाटन के बाद यह विवाद आगे बढ़ गया। यह भी याद रखने की जरूरत है कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा 1950 के दशक में रुक गई थी, जब चीन ने तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया था। सन 1959 में लिपुलेख दर्रे पर सैनिक टुकड़ियां तैनात कर दी गई थी। चलिए आगे चलते हैं। आज का 5वां और आखिरी प्रश्न है, FSSAI फसाई के नए CEO कौन होंगे? अरुण सिंघल साहब होंगे। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अरुण सिंघल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। इससे पहले GSG अयंगर का स्थान लेंगे वो। अरुण सिंघल वर्तमान में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के विशेष सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये भारत में खाद्य नियामक है, जो खाद्य उद्योग के लिए मानक निर्धारित करने और खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने के लिए शीर्ष निकाय है। फसाई स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। ये आप GS के तौर पर याद रखिएगा। चलिए अब हम आज के प्रश्न की बात करते हैं। हमारा आज का प्रश्न है, भारत चाइना युद्ध किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1945, 1962, 1965, 1971। जो इसका जवाब अच्छे रोचक तरीके से देगा, शॉर्ट में दीजिएगा, बहुत बड़ा डिटेल से नहीं, शॉर्ट में जितने रोचक तरीके से देगा उसको मैं अपनी स्क्रीन पर उसका नाम जरूर बताऊंगा कि किसने उसका आंसर सबसे अच्छे तरीके से दिया है। चलिए, जय हिंद।